नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अभय प्रताप सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ अपनी बात रखने वाला हूं। हम लोग अपने जीवन में जब सरकारी नौकरी के क्षेत्र में देखते हैं तो हम बड़ी से बड़ी नौकरियां देखते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम हैं। हम टेक्निकल क्षेत्र में भी देखते हैं, आईआईटीएन बनने का सपना देखते हैं। एक अच्छी जगह से एमबीए करने का ख्वाब हमारे दिमाग में रहता है कि हम आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से एमबीए करेंगे। तो ये तो एक फील्ड हो गई, आईएएस पीसीएस प्रशासनिक अधिकारी की हो गई। तकनीकी क्षेत्र में हम आईआईटी और आईआईएम की तरफ देखते हैं। जब हम पढ़ाई के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो हम पीएचडी या इस तरीके से नेट जेआरएफ वाली चीज़ें देखते हैं और हम अपने मन में प्रोफेसर या सहायक अध्यापक का सपना संजोए रहते हैं। ऐसी ही नौकरियों के क्षेत्र में मैंने अपने आप को लगभग सभी दिशाओं में तो नहीं, लेकिन कुछ एक दिशाओं को छोड़कर लगभग सभी दिशाओं में ज़रूर परखा है। कुछ लोग कह सकते हैं सर आपने लॉ वाले क्लैट के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा नहीं किया, आपने कॉमर्स वाला जो एग्ज़ाम होता है उस पर चर्चा नहीं किया, सीए का, चार्टर्ड अकाउंट का। वो सारी फील्ड्स हैं। एक देशी परीक्षाओं में बहुत सारे क्षेत्रों को मैंने देखा है और उनकी परीक्षाओं को मैंने देकर नज़दीक से कुछ अनुभव प्राप्त किया है। उन अनुभवों को मैं आपके सामने धीरे धीरे करके एक एक करके शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो चर्चा है वो पूरे भारत के स्तर पर होने वाली एक परीक्षा है। उसका नाम है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहता है और उसमें हम कैसे सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं विषय बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मैंने क्या गलतियाँ की थी और किन तैयारियों के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये दोनों ही बिंदुओं पर आपको नज़र बनानी है। तो जो गलतियां की थी मैंने उनको सुधारना है और जो मैंने सुधार करके अपने आप को विकसित किया था उस विकास की प्रक्रिया को सीखना है और गलतियों को दोहराने से बचना है। यही इस वीडियो का मोटिव है। तो चलिए हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होने वाली परीक्षा है, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, कई बैंकों का एक समूह है, ग्रामीण बैंकों का समूह है जिसकी परीक्षा का दायित्व आईबीपीएस पर है और वह आरआरबी नाम से इस एग्ज़ाम को कराती है। 2 स्तर पर कराती है। एक पीओ स्तर पर जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर रहता है, मैनेजर है ना, ब्रांच मैनेजर, और उसके साथ कार्य करने वाले अन्य सहायक अधिकारी। तो आज मेरा जो वीडियो है वो आरआरबी ग्रामीण बैंक के मैनेजर पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ पोस्ट के लिए है। क्या सिलेबस रहता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, मेरी गलतियां क्या थी और मेरे सीखने की प्रक्रिया क्या रही, मैंने कैसे तैयारी की, इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूं। जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम है वो पीओ का, मैंने कहा आरआरबी 2 एग्ज़ाम कराती है, पीओ और क्लर्क। आज मैं पीओ की चर्चा कर रहा हूँ। पीओ में 2 स्तर होते हैं, एक प्री, एक मेंस। ठीक है। पहले इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो अब आते हैं सबसे पहले आरआरबी पीओ के प्री में क्या पूछता है। जो सिलेबस बता रहा हूँ वो सिलेबस क्लर्क लेवल पर भी रहता है। तो मेरे वीडियो को आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के संदर्भ में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आरआरबी पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसमें 2 स्तर होंगे परीक्षाओं के स्तर 2 होंगे, एक होगा प्री, एक होगा मेंस। अब हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं
प्री में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है आपसे स्पीड मांगता है, स्पीड और एक्यूरेसी, और इसीलिए वह 45 मिनट का क्वेश्चन देता है। प्री में 45 मिनट का कंपोजिट टाइम रहता है, मतलब कुल मिलाकर 45 मिनट, और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 80 क्वेश्चन, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के। तो क्या समझे आप लोग, आरआरबी पीओ में कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर, प्री के और मेंस के। अभी किसकी चर्चा हो रही है, प्री की। प्री में कितने चैप्टर, मतलब कितने सब्जेक्ट आएंगे, 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के रहेंगे। अभी जो टाइम मिलता है वो सबको अलग अलग नहीं मिलता है, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें मैथ के कर लो, रीजनिंग के कर लो। कुछ एग्ज़ाम होते हैं क्लिष्ट एग्ज़ाम, जिसमें क्या रहता है कि रीजनिंग को इतना ही टाइम मिलेगा और मैथ को टाइम इतना। अगर उतने में आपने रीजनिंग कर लिया या नहीं किया तो टाइम ख़त्म, तो अब आप रीजनिंग का भाग नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पर आप रीजनिंग करिए, मैथ करिए, कोई छूट गया है वापस अंतिम 5 मिनट में, अंतिम 10 मिनट में आप वापस चले जाइए, रीजनिंग करिए, आपका मन है मैथ करिए, ठीक है ना। तो प्री में 2 विषय आएंगे, मैथ का और रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, और टोटल टाइम इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट। और 45 मिनट में हमको कितने कर लेने चाहिए, सही। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए सही प्रश्न ही करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको कुछ कट ऑफ बता रहा हूँ, ये हर स्टेट वाइज अपना कट ऑफ अलग जारी करता है। यूपी स्टेट का अलग जारी होगा, उड़ीसा का अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा, हिमाचल या जितने भी स्टेट हैं सबका अपना कट ऑफ होता है और अपनी अपनी कैटेगरी में कट ऑफ होता है। मतलब तो जो आरआरबी पीओ है अथवा आरआरबी क्लर्क है, उसमें जो कट ऑफ जारी होगी, है ना, कट ऑफ जारी होगी, वो कट ऑफ स्टेट वाइज होगी और हर स्टेट में कैटेगरी वाइज होगी। कितनी कैटेगरियाँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो बना हुआ है, ठीक है ना। तो स्टेट वाइज कट ऑफ और स्टेट वाइज के बाद ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें आपको टोटल कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे 2020 में यूपी के 2020 हुआ है, उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो कट ऑफ थी वो 47 थी। ओबीसी के लिए, यूपी का बता रहा हूँ, 2020 में जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ थी वो 47 थी, ओबीसी वालों के लिए 46.75, तो लगभग समान। 2020 का कट ऑफ 47 था, 19 का कट ऑफ 58.75 था और 2018 का कट ऑफ 50 था। तो 19 में कट ऑफ 58.75 था, मतलब 80 में आपको 58.75, लगभग 59 नंबर जनरल वालों को पाना था। तो 18 में 50 था, 19 में 58 हुआ और 20 में 47 ही रह गया, ठीक है। तो ये प्री का कट ऑफ है। इसमें आपको रीजनिंग में अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में अलग से पास होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 47 नंबर, जैसा 2020 में कट ऑफ था जनरल वालों का, अगर आपने 47 नंबर अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो आप मेंस में चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्री की कहानी। 80 क्वेश्चन 45 मिनट, 2 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, 40 क्वेश्चन, कुल 80 क्वेश्चन, 80 नंबर और 45 मिनट। इतना करना पड़ेगा। स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम पर। मेंस वाले में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। आरआरबी के लिए बता रहा हूँ, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें 5 सब्जेक्ट, वो जो मैथ रीजनिंग थे वो रहेंगे, ठीक है। अभी सब्जेक्ट सुनिए, मैथ, रीजनिंग और तीसरा आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश में से आप चुन सकते हैं एक भाषा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारतीय वालों के लिए अपनी कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये भी भाषाएं रहती हैं, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग करना ही है।
तीसरे में भाषा रहती है, हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, या जो भी जिसकी अपनी स्थानीय भाषा हो वो भाषा। चौथी चीज़ जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। असल में ये जो जनरल अवेयरनेस है ये हमारे करंट अफेयर्स से थोड़ा अलग रहता है। इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो भी सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र वाला नहीं है, बैंकिंग से रिलेटेड सामान्य जागरूकता। और पांचवा आपका रहेगा कंप्यूटर। मेंस में बहुत बारीकी से समझिएगा। मेंस में पहला हो गया मैथ, रीजनिंग, एक भाषा, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, और पांचवा कंप्यूटर। अब ज़रा इनके क्वेश्चन कितने कितने आते हैं और नंबर कितने कितने के रहते हैं। मैथ के 40, नंबर 50, रीजनिंग के 40, नंबर 50, तो 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 80 क्वेश्चन, 100 नंबर, 50 50 100। अब ये दो लोग भाषा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जो बैंकिंग वाली है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन लेकिन 20 नंबर। तो क्वेश्चन की दृष्टि से तो सब 40 40 40 40 है, 40 पंचे 200 क्वेश्चन, लेकिन नंबर की दृष्टि से मैथ का 40 में 50, 40 में 50, 40 में 40, 40 में 40, 40 में 20, 50 50 100, 40 40 80, 180 और इसका 20, 200। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। हर क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, लेकिन 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है ना। तो 40 क्वेश्चन मैथ के 50 नंबर, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 नंबर, भाषा वाला 40 क्वेश्चन 40 नंबर, सामान्य जागरूकता 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है ना। और समय कितना मिलेगा? समय 120 मिनट मिलेगा। और फिर से ये जो 120 मिनट मिलेगा वो भी कंपोजिट टाइम रहेगा, मतलब आप जब चाहें जिस सेक्शन में चाहें जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये नहीं है कि रीजनिंग कर लिए तो उसका समय फिक्स है, उसके बाद रीजनिंग का पेपर नहीं देख सकते, आप हमेशा देख सकते हैं, ठीक है ना, आप हमेशा देख सकते हैं। तो जब मन हो तब आप आ जा सकते हैं। लेकिन ये प्री मेंस से थोड़ा, प्री वाला जो है वो उससे अलग है। मेंस हमारा, प्री में क्या था, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्रॉस करना था, आपको हर सेक्शन में पास होना वहाँ ज़रूरत नहीं था। आप मैथ रीजनिंग मिलाकर जितना कट ऑफ बनेगा उसको क्रॉस करना था, आपको क्रॉस करना रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको हर सेक्शन का कट ऑफ निकालना पड़ता है, इंडिविजुअल कट ऑफ। मैथ का एक कट ऑफ होगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा, रीजनिंग का कट ऑफ होगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा है उसका एक कट ऑफ होगा, उस कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा। और ऐसे ही सामान्य जागरूकता का कट ऑफ होगा, उसे क्रॉस करो, कंप्यूटर का कट ऑफ होगा, उसे क्रॉस करो। और फिर जब ये पांचों क्रॉस हो जाएं तो एक टोटल कट ऑफ बनेगा, फिर उसको क्रॉस करो। तो इंडिविजुअल कट ऑफ आपको क्रॉस करनी है और टोटल कट ऑफ भी क्रॉस करनी है। तो सभी विषय में उत्तीर्ण होना है, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, और टोटल में भी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करने हैं। आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है और टोटल कट ऑफ की दृष्टि से भी पास होना ज़रूरी है। 2019 की बात करें, 87 नंबर गया था 200 क्वेश्चन में। 2019 में 87.81, मतलब 88 के करीब। तो 200 नंबर में 88 नंबर 2019 में मेंस में क्वालिफाई करना था। 18 में यही 89 था। 17 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2016 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब 104 नंबर पाना ज़रूरी था। तो पेपर ज़रूर हार्ड हुआ होगा, कठिन, उसका कठिनता का स्तर बढ़ा होगा, इसलिए कट ऑफ धीरे धीरे गिर रहा है। 2016 में जहाँ 104 का कट ऑफ था, 2018 में वो 89 का हुआ, 2019 में वो 87 का हो गया, 2020 का भी चल रहा है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो आप देखेंगे उस रिज़ल्ट में कि मैंने क्या आप दिखा सकते हैं उसे हमारे दर्शकों को? आप देखें ध्यान से इसमें। तो रीजनिंग का आप देखें,
अभय प्रताप सिंह 2016 में मैंने दिया था एज ए जनरल कैंडिडेट। मेरे रीजनिंग में 40 में 24.75 नंबर थे। कितने होने चाहिए थे? 14.25। तो मेरा रीजनिंग में कट ऑफ 14.25 था, उससे ज़्यादा नंबर हैं। कंप्यूटर वाला देखें अगर आप तो 40 में 19.50 का कट ऑफ था और मेरे नंबर थे 25.25। जनरल अवेयरनेस में 40 मैक्सिमम स्कोर था और उसमें जो कट ऑफ बनी थी इंडिविजुअल कट ऑफ वो 11.25 थी, लेकिन मेरे नंबर रह गए 10.25। मैं एक नंबर से, आप अगर देखें इस श्रेणी को, तो मैं एक नंबर जो कट ऑफ बनी थी जनरल अवेयरनेस की जागरूकता वाली, उस कट ऑफ से मैं एक नंबर पीछे रह गया। हिंदी में 40 में 22 का कट ऑफ था, मेरे 22.50 का कट ऑफ था, मेरे 38.75 थे। किए रहिए, थोड़ा सा विश्लेषण हो जाएगा तो देख सकेंगे। तो हिंदी में 40 में 22.50 का कट ऑफ था, मेरे 38.75 नंबर थे। अगर गणित की बात करें, मैथ की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, उसमें 40 में 14 का कट ऑफ बना था और मेरे नंबर थे 28। तो आप देखें हर सब्जेक्ट का यहाँ इंडिविजुअल कट ऑफ है और उस इंडिविजुअल कट ऑफ में मैंने लगभग सब में अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाएगा, पूर्णांक के लगभग नज़दीक, केवल 1.25 कदम दूर। लेकिन मैं बैंकिंग वाली जागरूकता, सामान्य जागरूकता में एक नंबर प्राप्त करने में असफल रहा और इस प्रकार मैं पीओ बनते बनते रह गया। अच्छा, नीचे एक टोटल करके लिखा है 104। तो मैंने 2016 में पेपर दिया था, उस समय टोटल कट ऑफ 104 थी और मेरे नंबर अगर जोड़े जाएं, उसमें जुड़ा हुई है, मेरे नंबर 127 आए थे। तो अगर आप देखें, हटा दें, अब मैं थोड़ा सा रूबरू हो जाऊं, तो मैं ये बता रहा था आपको कि 104 हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी था। तो आप देखें टोटल से तो मैं ज़्यादा पाया हूँ, टोटल 104 पाना था, मेरे कितने 127, मतलब मैं एकदम सेलेक्टेड पर्सन हूँ टोटल कट ऑफ की दृष्टि से। 104 127 104 पाना था, मेरे 127 नंबर है, 23 नंबर ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन मैथ में क्रॉस हूँ, रीजनिंग में क्रॉस हूँ, हिंदी में क्रॉस हूँ, कंप्यूटर में क्रॉस हूँ, लेकिन जब सामान्य जागरूकता की बात आई, एक नंबर का गड़बड़ी है, उसमें नहीं क्रॉस हूँ। तो टोटल क्रॉस होने के बावजूद चूँकि यहाँ पर एक बाधा मैं नहीं पार कर पाया हूँ, तो फाइनली मैं सेलेक्टेड नहीं माना जाऊँगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें ध्यान यही देना है कि इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी क्रॉस करना है और टोटल कट ऑफ को भी क्रॉस करना है, तभी आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो मैं एक कहानी बता दूं इसी में, कैसे मेरा पेपर गड़बड़ हुआ। बहुत जल्द आपसे फिर बात समाप्त करूंगा आज की। मैं गया, मेरा कानपुर में मेंस का सेंटर कानपुर में था, कानपुर में एग्ज़ाम देने गया। सामान्य तौर पर TCS कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वही एग्ज़ाम कराती है लगभग, IBPS के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है लगभग वही कराती है। तो मैं गया, एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा पेपर हो गया, अंतिम समय था। तो अब चूँकि इतने कम नंबर हैं, लगभग सीमा पर था सामान्य जागरूकता में, तो मेरे बगल में एक थी लड़की पड़ी हुई थी और सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य तो मैं उस समय माना जब मैं परीक्षा दे रहा था कि चलो सौभाग्य हुआ, ये हमारे साथ हमारे कॉलेज में बीटेक करते समय वो पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, CSIT की थी, बाद में वो चेंज हो गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में साथ में थे हम लोग। मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हम लोग साथ ही पढ़े थे, तो हम लोग एक दूसरे को लगभग जानते थे कि हाँ साथ में पढ़ें। तो मेरे मन में आया कि बॉर्डर पे हूँ, थोड़ा हेल्प कर देगी तो काम बन सकता है। मैंने जनरली पूछ लिया हाल चाल से पहले कि कुछ बैंकिंग में 1-2 बता दो तो हो जाए। कुछ बताए उसने, तो वो मेरे किए हुए थे, मैंने कहा इनमें से कुछ बताओ, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। हमने कहा 2 बता दो जो एकदम श्योर हो, तो उसने बताया मुझको और मैंने वही लगा के अपनी बात वहीं समाप्त कर दी। जब आया तो पता चला जो मैंने किए थे उनमें उन 2 की वजह से मेरा इतना नेगेटिव हो गया कि मैं 1 नंबर से रह गया। तो अगर मैं उनकी सहायता न लेता,
अपने से ही एक और प्रयास करता तो बात बन सकती थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और उस समय तो उम्मीद थी कि सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी किए थे, काफ़ी मेहनत से पढ़ के भी गया था। ज़रूर बैंकिंग जागरूकता में थोड़ा सा अपने को कमज़ोर महसूस करता था, लेकिन कभी मौका मिलेगा जब मैं आपको अपने क्लर्क वाले रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि उसमें मैं कैसे सेलेक्ट हो गया और उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर एक सबक मिला मुझको कि जब भी एग्ज़ाम दें तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और शिद्दत से लग जाएं, किसी को भी छोड़ें न, और सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान दें। कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कितना समय, कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अपने एक्सपीरियंस को मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। उसके पहले आपको आपके स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस महामारी के समय आपने अपने आप को परिवार के साथ व्यस्त रखा होगा, उन्हें खुश रखते हुए स्वयं भी खुश रहे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।